लाला भगवान दीन पे मैं था पिछले व्याख्यान में, इस पे उसकी कड़ी ही आगे है। लाला भगवान दीन उस समय पढ़ना पढ़ाना उनकी हॉबी थी, और उनके लिए इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि वो अक्खड़ थे। मतलब उनको, उनकी जो विद्वता थी वो अक्खड़ विद्वता थी, माने दंगली विद्वान का शब्द का प्रयोग की। मतलब वो विद्वान भी थे। दंगली विद्वान से मुझे स्मरण हुआ आता है कि जब हम निराला के संस्मरण को पढ़ने बैठते हैं तो कहते हैं कि निराला भी दंगली विद्वान थे। विद्वान तो थे ही, लेकिन अगर दंगल में भी कोई चुनौती दे तो उससे पीछे नहीं हटते थे, उससे जाके दंगल भी लड़ते थे। यह दंगली विद्वान इसलिए थे कि अगर इन पे कोई साहित्य पे लाला भगवान दीन पे हाथ आँच उठाता था तो उसका पूरा वर्णन करते थे। खैर, लाला भगवान दीन की हॉबी थी पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना। एक विद्यालय खोलकर नियम से वह विद्यार्थियों को उसके सम्मेलन का कोर्स निष्काम पढ़ाया करते थे। लिखने पढ़ने से फुर्सत पाते ही लाला जी विद्यार्थियों को घर भी पढ़ाया करते। हिंदू विश्वविद्यालय, यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसमें आप पढ़ती हैं, के लेक्चरर तो थे ही। लाला जी अखड़िया स्वभाव के दंगली विद्वान थे। खैर, इस तरीके से उन्होंने, लाला जी ने इनको सराहा, सुधारा। और जब बार बार सराहे, सुधारे, तो इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से उग्र जी की रचनाओं में धार आया, पैनापन आया, इसलिए उनके एक और विद्वान थे। तो एक महावीर प्रसाद, माफ़ कीजिएगा, जयशंकर प्रसाद के उस पे संस्मरण है, थोड़ा सा पढ़ के मैं आगे बताऊँ। एक बात बताऊँ, मधुर महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद की तंबाकू जर्दा की दुकानें वैश्या के मोहल्ले के सिंह द्वार पर थी। सिंह द्वार माने मेन गेट। प्रसाद जी की दुकान पर आध घंटा बैठने से ही वेश्या बाजार की वानगी बहुत कुछ मिल जाया करती थी। लाला भगवान दीन का भाड़े का मकान तो बिल्कुल ही पिछवाड़े था उस आकर्षक दाल मंडी के। जयशंकर देखिए, एक चीज़ हम आप लोगों को इस पे बता दें कि एक बार शुरू में हमने आपको पढ़ाया था और जी कोट किया था कि कहते हैं कि उग्र किसी हरजाई के प्रेम में पड़ना चाहता, किसी बंजारन के प्रेम में गाना गाना चाहता। उग्र जी जीवन को जीने वाले व्यक्ति थे। वो सोफिस्टिकेटेड इस तरीके का नहीं कि एलीट क्लास का अपने ऊपर एलीट का धब्बा ओढ़ के, नहीं, वह जीवन जीने वाले व्यक्ति थे कि वह जैसे हैं, जो बेऐब हैं, वह दिखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं कि आकर्षक दाल मंडी, अर्थात वो उग्र जी को आकर्षित करती थी वह दाल मंडी, जो वेश्याओं की, जहाँ वेश्याएं थी, जहाँ वेश्यावृत्ति होती थी। तो उग्र जी इससे इनकार नहीं करते हैं। आगे आने वाले समय में भी बताऊंगा, और उस समय भी बताऊंगा कि पहला प्रेम हुआ, तो उसके बाद बोले कि और जो भी हुए, जो भी इनके संबंध बने महिलाओं से, उन्होंने कहा संक्षिप्त संस्करण हुए। तो मतलब यह आत्मगत ईमानदारी जब दोस्तों आप पाएगी, तब हम लोग आत्मकथा लेखन की तरफ सोच सकते हैं। तो आत्मगत ईमानदारी आ नहीं पाती है सबके पास। आप में, हम में सैकड़ों कमियां हैं, इसलिए हम लोग आत्मकथा लिखने से पहले सैकड़ों बार सोचेंगे। उग्र जी भी सोचे थे, कहे कहे ही कि अगर आत्मकथा लिखने के अपने नुकसान हैं, अगर मैं कह दूं तो कई जो अच्छे लोग बने फिर रहे हैं उनकी इज्जत चली जाएगी। खैर, तो जयशंकर जी जैसे गोवर्धन सराय में रहते थे, लेकिन दुकान से आते जाते शत शत मंगला मुखियों का दर्शन वैश्यागामी का बिल्ला लगाए बगैर ही मिलता था। अर्थात लोग कहते जयशंकर प्रसाद वैश्यागामी थे, वैश्याओं के यहाँ आते जाते थे, तो बोलते थे कि वही है कि एक लिख का काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लिख काजल की लागी पै लागी है। एक लिख काजल की कोठरी में लग गई, काजल लग गया तो जीवन भर के लिए हो। तो मतलब अगर वह न भी जाए जयशंकर प्रसाद, तो बिल्ला लगाए बगैर ही मिलता था, उनके बिना जाने ही वह बिल्ला मिल गया था कि वैश्यागामी थे, वैश्याओं के यहाँ जाते थे। लाला भगवान दिन हमेशा तंबाकू जयशंकर की दुकान की पीते थे। प्रसाद जी जब जब दुकान पर होते तब तब सुखद हास्य व्यंग की दो दो चोंचें जरूर होती थीं। यह भाषा सुनिएगा। खैर, इस तरीके से लाला भगवान दीन ज्ञान मंडल और सब कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रताप पत्रिका का ज्ञान मंडल और कई रूपक कई गढ़ते हैं। 1921, 22, 23 की रचनाएं हैं जिनका वर्णन करते हैं, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उनको मैं यहाँ नहीं पढ़ने वाला हूँ। अब मैं आता हूँ पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर पे। इसमें वही पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर में यह है कि लिखते हैं इसमें कि वह ज्ञान मंडल में थे। ज्ञान मंडल की भाड़े की उस समय जो मतलब किराए पे जो चल रही थी ऑफिस, वो दुर्गा कुंड के पास थी। यहाँ पे आज पत्रिका में पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर बड़े संपादक थे और आज पत्रिका में वह छपते थे। तो इनकी रचनाओं को, लंबी कविताओं को सुन करके
इन्होंने शहीद मैक्सवीनी पर एक लंबी कविता लिखी और हिंदू कॉलेज के तेजस्वी हिंदी अध्यापक पंडित सांवली जी नागर को मैंने सुनाई। सुनते ही वह प्रसन्न हो उठे, बोले, चलो ज्ञान मंडल, पराड़कर जी से कहूँगा कि यह कविता आज में छापे। तो आज में छपने के लिए लोग जाते हैं और उस तरीके से फिर यह कई चीज़ों से गुजरने के बाद यह कविता छपती है। फिर अ, कई चीज़ें थी कि विष्णु पराड़कर जी ने रचना पढ़ी, आवश्यक सुधार किए, छपने को दे दी। छपने के बाद मुझे मुझे पता चला कि मेरा दिल टूटे नहीं, इसके लिए हरिहर नाथ जी ने क्या उपाय किया था। वह कहानी पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाम से नहीं, मेरे एक अन्य नाम शशि मोहन शर्मा नाम से छपी थी। तब तक मैंने उग्र उपनाम नहीं रखा था। उग्र उपनाम तो मैंने राष्ट्रीय गान द्वंद्व में सम्मिलित होने से पूर्व चुना था। आज मुझे अपने लिए उपनाम चुनना हो तो संभव है बुरा न होने पर भी उग्र मैं न चुनूं। लेकिन आज से 40 वर्ष पूर्व राष्ट्रभक्त लेखक ऐसे कर 40 वर्ष पूर्व मतलब यह जब 20 वर्ष के थे, उपनाम इसलिए चुना करते थे कि बलवान ब्रिटिश साम्राज्य के नृशंस शासक नाम से ही दहल जाए। मतलब नाम में ही इतना खौफ हो कि उग्र नाम है और नाम से ही दहले, यथा नामो तथा गुणों की तरह। खैर, पराड़कर जी इनकी लेखनी की तरफ आकर्षित हुए और एक अच्छी बात इन्होंने पराड़कर जी के लिए लिखी है, चूँकि ये गुरु ही थे। लिखा है कि उन्होंने बेबोले ही मानो मुझे गोद ले लिया। सारे ज्ञान मंडल की कानाफूसी एक तरफ रख अपना काम छोड़ घंटों तक वो मेरी कहानियों को व्याकरण की पटरी पर लाते, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी लाया करते थे हिंदी में। गलत बयानियाँ सुधारते, बदशक्ल शब्द या मुहावरे काट छांट कर सुंदरता संवार कर वह मेरी शूद्र रचनाओं को दिव्य द्विजत्व दिया करते थे। ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ, द्विज शब्द या द्विजत्व शब्द जो रूढ़ हो गया है ब्राह्मणों के लिए नहीं, पंडितों के लिए नहीं, वह द्विज अर्थात एक जन्म तो माता के गर्भ से होता है, दूसरा जन्म प्रज्ञा मेधा ज्ञान के आने पर होता है। जब यह दूसरा जन्म होता है तब वह द्विज उपाधि को प्राप्त करता है, द्विज विशेषण को प्राप्त करता है। तो ऐसा द्विज विशेषण इन्होंने अपनी कविताओं के लिए कि हमारी शूद्र कविताएं, शूद्र लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं कि शूद्र रचनाएं लिख रहे हैं कि मतलब वह पैदा तो सभी शूद्र होते हैं, हम आप सभी, लेकिन जब वो ज्ञान मंडल मेधा से द्विजता को प्राप्त होता है तो इनकी कविताओं को द्विजत्वता, दिव्य द्विजत्वता दी विष्णु पराड़कर ने। और इस तरीके से यह कई जगह छपते रहे। शिव प्रसाद लिखते हैं कि आपने पढ़ ही लिया कि मैं शिव प्रसाद गुप्त के सेवा उपमन से भीख में अन्न सिर पर लाद कर ले आता था ज्ञान मंडल, और आज भी उन्हीं देवता स्वरूप शिव प्रसाद के दिव्य। फिर इसमें परतंत्र, कामना, व्यंग, हास्य, कई तरीके के वह कविताएं जो छपी हैं विष्णु पराड़कर जी की तरफ से आज की कुछ संस्मरण के आधार पर लिखते हैं। अब देखिए एक और मनमथ नाथ जी जो बहुत शहीद हुए और किस तरीके से उनका इनसे संदर्भ रहा, कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी इनके क्लास फेलो रहे। हिंदू स्कूल के मनमथ नाथ जी भी विद्यार्थी थे। प्रचंड और दार्शनिक षड्यंत्रकारियों से मेरा संपर्क भी कम नहीं था, लेकिन पराड़कर जी या मनमथ नाथ के सबब नहीं, पराड़कर जी और मनमथ नाथ का ज़्यादा था। मेरी लेखनी से चिंगारियां झड़ते देख दिवंगत श्री शरद चंद्र नाथ जी सान्याल और फांसी पा जाने वाले शहीद श्री राजेंद्र लाहिड़ी ने ललकार कर मेरा संग्रह किया था। शचीन्द्र बाबू ने राजेंद्र लाहिड़ी को मेरे घर भेजा मेरी उग्रता की गहराई को जांचने के लिए। मेरे स्वभाव में उत्सुकता, भावुकता, जितनी गंभीर दृढ़ता उतनी नहीं थी। कलम से लिख कर रिस्क लेना हो तो कायर होते हुए भी शहीदों का पीछा मैं काले कोसों तक न छोड़ूं। कलम से मारना हो तो सारे विश्व के अनाचारियों को बिना नरक भेजे मैं न मानूं, लेकिन बंदूक तलवार से प्राण लेना हो तो वह मेरा सेवा नहीं। अपनी आत्मकथा की एक और आत्मगत ईमानदारी के साथ एक और कि अपनी कमजोरी को भी उसी बेबाकी से लिखना। किस बेबाकी से? कि मतलब जब इनके यहाँ आते हैं क्रांतिकारी कि चलिए कलम से तो इतना अच्छा लिखते ही हैं, फिजिकली मारपीट भी किया जाए, फिजिकली भी अंग्रेज़ों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया जाए भौतिक रूप से, तो यह डर जाते थे और डर गए थे। और उस डर को कितने मतलब कहते हैं कि जब चलने का आदेश दिया तो बंदे खां बेशर्म बहाने बनाने लगे, अपने को बेशर्म कर रहे हैं और बंदे खां अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। खैर, तो इस तरीके से पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर का चैप्टर खत्म होता है। हम आते हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त के यहाँ। बाबू शिव प्रसाद गुप्त के यहाँ अंतिम पंडित कमलापति त्रिपाठी पढ़ के खत्म करेंगे। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ज्ञान मंडल को ज्ञान मंडल बनाने में लाखों लाखों रुपए कुर्बान कर दिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की अवधारणा इन्हीं की देन थी।
और उसके अलावा भी यह गैर मामूली धनवान इनके लिए शब्द प्रयोग किया गया। मामूली धनवान नहीं थे, गैर मामूली मतलब बहुत ही पैसे थे। और इनके पास कहते हैं कि सर से पांव तक दिल ही दिल था, दिमाग कहीं था ही नहीं। यह लोगों के लिए मतलब दोनों हाथों से धन लुटाते थे योग्य लोगों के लिए। शिव प्रसाद गुप्त हॉस्पिटल की कल्पना, इस काशी हिंदू भी जिसमें हम आप पढ़ते हैं दोस्तों, इसके लिए भी इन्होंने बहुत दान दिया। मैं थोड़ा सा पढ़ दूं। इनके यहाँ कौन कौन इन उनके रहते सेवा उपवन एक विशाल अतिथि निवास था। किसी तरह का भी गुड़ी हो गुप्त जी के मन में उसके लिए उदार आदर भाव सुरक्षित था। विद्यार्थियों को, विद्यालयों को, समाज सेवकों को, राष्ट्रकर्मियों को, नेताओं को, मालवीय जी और गांधी जी को बाबू शिव प्रसाद गुप्त मुक्त हस्त दान दिया करते थे, वह भी भावपूर्ण भक्ति से। ऐसा नहीं है कि दान देने के लिए वह अपना जी चुरा लेते थे, भावपूर्णता से मतलब उस भाव से दिया करते थे। ज्ञान मंडल को और महामना मालवीय जी पर तो वह लोटपोट मुग्ध थे। उन्हें पिता अपने को पुत्र और गोविंद मालवीय जी के पुत्र को अपना भाई कहा करते थे। मालवीय जी भी बाबू शिव प्रसाद गुप्त को इतना मानते थे कि काशी में उन्हीं के यहाँ रहते उन्हीं का अन्न पाते थे। अन्न पाना यह पंजाबी शब्द है कि खाना पाया, पानी पाया माने पिया या खाया, तो अन्न पाते थे, उन्हीं क्या खाते थे। ज्ञान मंडल को बनाया। भारत माता का मंदिर जो चंदुआ सट्टी के पास है, हम लोग जिसको देखते हैं, भारत माता का मंदिर की भव्य कल्पना को दिव्य आकार देना अर्थात इन्होंने ही, आज को आज बनाने में इन्होंने ही, काशी विद्यापीठ की बुनियाद डालना दिवंगत गुप्त जी का ही प्रसाद है। इस तरीके से शिव प्रसाद गुप्त का नाम मतलब कहते हैं कि काशी में जो भी राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई उसकी प्रेरणा में गांधी जी के बाद बाबू शिव प्रसाद गुप्त का ही नाम लेना मुझे समुचित लगता है। शिव प्रसाद जी के प्रसाद का पूर्ण प्रकाश सारे उत्तर प्रदेश में, खुशबू सारे प्रदेश में थी। इस तरीके के शिव प्रसाद थे। उत्तर प्रदेश के रत्न भी कहे जाते थे शिव प्रसाद जी। शिव प्रसाद जी खाने और खिलाने के बड़े शौकीन थे। घर की बात अलग, यात्रा में भी उनके साथ पूरा भंडारा चला करता था। काशी में आकर कोई भी बड़ा आदमी सेवा उपवन ही में सुविधा, आतिथ्य और सुख पाता था। ऐसे जैसे को जेल लिखते हैं, अक्षरशः रईस थे श्रद्धेय शिव प्रसाद गुप्त। रईस दोस्तों हम आप लोगों को अपनी छात्राओं के लिए बता दें कि हम आप लोगों को व्यवहारिक ज्ञान भी थोड़ा बहुत बताते चलते हैं कि रईस अगर हम किसी को कहें कि वह रईस है, तो रईस का मतलब यह नहीं होता है कि वह पैसे से बड़ा है, वह दिल से बड़ा है। दिल से बड़ा है मतलब उसको खाने खिलाने का शौक है, वह किसी को छोटा नहीं समझता है। रईसियत जो आती है वो अपने से ज़्यादा दूसरे को आदर देने में आती है, दूसरे के सम्मान में आती है। तो यह रईस थे, कई मामलों में रईस थे। ऐसे जैसे को जेल तो कदापि नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन भला अंग्रेज कब छोड़ने वाला था, उन्हें भी शिक्षों में बंद कर दिया। शिव प्रसाद जी को जेल देना माने फांसी के बराबर था। अंतिम में मतलब इतने शिव प्रसाद गुप्त जी ऐसे थे और उसके बाद उनकी मृत्यु कैसे होती है तो वह पूरा मैं पढ़ना चाहता हूँ एक वाकया कि यह क्या न्याय संगत है, यह क्या प्राकृतिक न्याय है जिसके द्वंद्व से उग्र जी भी नहीं बच पाते, मैं भी नहीं बच पाता हूँ। छूटे तो उन्हें फालिज मार गया, जब जेल से छूटे फालिज मार गया शिव प्रसाद गुप्त को, ऐसे नेक दिल आदमी को जिसकी तुलना देवता से भी करने को मैं तैयार नहीं। देवताओं में भी दाग थे और शिव प्रसाद गुप्त देवताओं से भी अच्छे थे। तो यह सारे का सारा उत्तम अभियान, विधि विहित दान, सबकी पूजा, सबका सम्मान, सबके लिए अपार मोहमय प्यार, सदाचार नहीं अपराध था। यह पूछते हैं कि इतना जीवन में उन्होंने पूर्ण लाभ लिया, कभी किसी को दिल से बुरा नहीं चाहा, सबके लिए अच्छा किया, तो क्या उन्होंने अपराध किया? क्योंकि शिव प्रसाद जी को विकराल भयानक दंड मिला जिसे 6 महीने की फांसी कहते हैं। जिस सेवा उपवन में उन्होंने सारे संसार की सेवा की थी उसी में बहुत दिनों तक वह पक्षाघात माने फालिज से परम पीड़ित, पहियादारी गाड़ी पर झुंझलाते, खुनसाते, घुमाए जाते। वह अक्सर बनारसी बोली में व्यथा विह्वल दुहाइयाँ दिया करते थे। रमवा रे रमवा, कौन गुनहवा, करली रे रमवा। तो क्या शिव प्रसाद गुप्त को भी स्वर्ग के फाटक से नहीं गुजरने दिया गया? बाइबिल में लिखा है, सुई के सुराग से ऊंट निकल जाए भले, परंतु धनवान स्वर्ग के फाटक से त्रिकाल में भी नहीं गुजर सकता। अब जिसकी तुलना मैं कर रहा था उग्र जी के शब्दों में सुन लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बाबू शिव प्रसाद गुप्त के जीवन और मृत्यु से जब मैं बच्चा महाराज
कि जीवन और मरण की तुलना करने चलता हूँ तो मेरी मत हैरान परेशान रह जाती है। यद्यपि मनुष्य की दृष्टि में दोनों में से कोई भी तुलना करना अनुचित जैसा लगता है, लेकिन दैव योग से मेरे तो दोनों ही गुरुजन थे। बच्चा महाराज ने हार कर कभी राम की पुकार नहीं लगाई। असल में वो अपने प्राइवेट अफेयर्स में राम की भी दस्तंदाजी नहीं चाहते थे। अर्थात बच्चा महाराज जब प्राइवेट अफेयर्स माने जब वैश्यावृत्ति करते, वैश्यागमन करते थे, गलत कार्य करते थे, तो उसमें राम का भी इंटरफेयर नहीं चाहते थे। और जैसे राम को भी बच्चा गुरु की यह स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्रता मोहक मालूम पड़ती थी, तभी तो आराम भरा जीवन उन्हें वरदान मिला था। तो बच्चा गुरुजी और शिव प्रसाद गुप्त की ऐसे तुलना। पंडित कमलापत त्रिपाठी पे मैं थोड़ी बात कर लूँ। पंडित कमलापत त्रिपाठी इनके वो थे, क्लास फेलो थे। 1948-49 में वह प्रादेशिक साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। एक जगह कहते हैं कि सो तुम जीते कमला और खूब जीते, अभी गत काल ही की तो बात है, तुम प्रादेशिक साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। उन्हीं दिनों लखनऊ में मैं भी मोहक मिनिस्टर श्री केशव देव मालवी का मेहमान था, अतः सहज ही उस जलसे में हाजिर था जिसके तुम जनाबे सद्र थे। ध्यान देना दोस्तों, मैंने कहा कि उर्दू, अरबी, फारसी के भी शब्द मिलेंगे, तो फारसी जनाबे सद्र माने चीफ गेस्ट। हम लोग कहते हैं कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, तो जनाबे सद्र माने चीफ गेस्ट थे। और इन्होंने मतलब इनका क्लास फेलो है और कहता है कि मुझे बोलना है, मतलब इनका क्लास फेलो उसकी अध्यक्षता कर रहा है और ये कहते हैं कि मुझे बोलना है, लेकिन कमलापत त्रिपाठी बोलने नहीं देते हैं। कमलापत त्रिपाठी पूरे आत्मकथा को पढ़ने पे लगता है कि कहीं ना कहीं उग्र जी से डरे हुए रहते थे, हमेशा उग्र जी के ताप से, तो बोलने नहीं देते थे। बोलने नहीं दिए तो फिर कहे कि मैं नहीं तुम्हें बोलने दूंगा, इसमें पता नहीं तुम क्या भला बुरा बोलो। तब एमएलए हो चुके थे कमलापत त्रिपाठी, विधायक हो चुके थे, और उसके बाद चंद अल्फाज बोलने की इजाज़त नहीं दिए। और उसके बाद मतवाला इन्होंने निकाला और कमलापत त्रिपाठी को के पद पल्लव कमलापत त्रिपाठी को पॉलिटिशियन, साहित्य आसन पर जिस तरीके से वो पहुँचे थे, माने तेल लगाने की परंपरा, चापलूसी की, चमचागिरी की जो परंपरा थी, एक जगह पद पल्लव पकड़ने के आचरण की भर्त्सना की थी। मतलब जब यह पहुँचे हैं कमलापत त्रिपाठी, इनको बोलने नहीं दिए, तो अपना पूरी भड़ास निकालते हैं कमलापत त्रिपाठी पे। जैसे इस समय पद पल्लव बहुत लोग हमारे यहाँ पढ़ाते पढ़ाते समय, कुलपति से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर बनने में पद पल्लव इस समय पिछले 7 वर्षों में, 8 वर्षों में बहुत तेजी से हुआ है। चापलूसी की परंपरा मेरे देखते देखते 100 गुना ऊपर चली गई है। तो शायद इसमें मैं मिसफिट बैठता हूँ, उग्रजी भी मिसफिट बैठते रहे होंगे। मैं अपनी तुलना उग्रजी से नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, उग्रजी महान शख्सियत थे। कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके विचार और भाव मिलते हैं, तो मैंने कह दिया। तो वह पद पल्लव किस तरीके से पद पल्लव करके एक पैर पकड़ करके आगे बढ़े थे और उस पर खूब लिखे थे। और जब खूब लिखे थे तो अपने दोस्त की तरह खूब इनको लिया। तुम्हारा यह विराट रूप मुझे बहुत ही भाया, जीवन में जीवट से डटने की क्षमता, बल, पावर मुझे बहुत ही सुहाते हैं। मैंने कहा भाते हैं, सुहाते हैं, लुभाते हैं, मुझे उतना नहीं। और उसके बाद कई जगह पे आते हैं, कहते हैं कि तुम पहली बार मेरी ही वजह से तुम जेल गए थे, तुमको जेल ले जाने में मेरा ही योगदान था। और एक जगह पे अच्छा वर्णन करते हैं, याद तो करो सन 1921 की घटना, गांधी जी काशी आए हुए थे और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के 2 मंजिले पर हिंदू विश्वविद्यालय के एक से एक विवेकी आचार्य को असहयोग का प्रोग्राम सुतार्किक रीति में समझा रहे थे, और तुम थे और मैं था। हमने तय किया था महात्मा जी जब गोष्ठी वाले कमरे के बाहर निकले तब अचानक लपक कर पावन चरण स्पर्श किया जाए और हम कर गुजरे लड़कपन में बड़े बड़ों के आगे आगे गांधी जी के गतिवान चरण एक ओर से तुमने और एक ओर से मैंने पकड़ लिए थे। गांधी जी चमक कर शांत रह गए थे। मुझे याद है मेरे हाथ में उनका दाहिना चरण आया था, तुम्हारे में बायां। युग पुरुष के वाम पद की विभूति अगर वही है जिससे तुम मंडित हो कमलापत पंडित, तब महात्मा के दक्षिण पद की विभूति से क्या होगा उसकी कल्पना। मैं समझा दूं, गांधी जी आए थे और गांधी जी को ये हुआ कि इतने बड़े आचार्य हैं, इतने बड़े असहयोग आंदोलन की चर्चा हो रही थी, तो इन्होंने ये हुआ कि हम लोग गांधी जी के पैर पकड़ेंगे। ये थे और कमलापत त्रिपाठी दोनों 20-21 वर्ष की अवस्था थी। दोनों लोग पैर पकड़ लिए और ये अपना दाहिना पैर पकड़े और यह बायां, कमलापत त्रिपाठी, उग्र जी ने दाहिना, त्रिपाठी जी ने बायां। तो कह रहे हैं उग्र जी की यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुलना तुलसी से, तुलना नेहरू से, तुलना कमलापत त्रिपाठी से, मतलब कहीं अपने को छोटा नहीं दिखाए हैं।
यह जो लघु मानव का बड़ा विराट रूप है, यह उग्र जी की आत्मकथा में हर जगह देखने को मिलता है। और यह मुझे बड़ा प्रिय भी है कि अपने आप को कभी छोटा नहीं मानना, बड़ा मानना, लेकिन अहंकार ना है, अहंकार रहित अपने आप को मानना या बड़ा मानना, स्वाभिमान युक्त बड़ा मानना। तो कहते हैं कि अगर बायां पैर पकड़ के तुम इतने बड़े हो गए आज तक, तो मैं तो सोचो दाहिना पकड़ा था, मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तो यह चीज़ें थी कि बायां पैर पकड़ करके जब तुम इतने मंडित हो, कमलापति पंडित, तो सोचो, कल्पना करो कि हम तो दाहिना पड़े थे और तुम्हारी शर्त हमसे लगी थी 5-5 रुपए की उस समय कि कौन आगे जेल जाता है, और हम दोनों एक ही भाव में, एक ही बैरक में, एक ही झिरी में, एक ही जेल में सन 1920 में और एक में थे। उसी जेल में उसी समय कृपलानी जी, संपूर्णानंद जी और सारा यूपी के कई सौ पॉलिटिकल बंदी थे। आज यह सब मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम में जो श्रेष्ठ है, यह देखो, बड़ी बात। और जेल ये उनसे पहले पहुँचे थे, तो कहते हैं यह दोस्ती है, यह बड़ी चीज़ है, यह आप लोगों को सीखनी चाहिए। आज तुम में जो श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, उसमें मैं हूँ। पंडित कमलापति त्रिपाठी, आपके बनने में उग्र जी कह रहे हैं कि मैं हूँ, आपके जेल जाने में पहली बार मैं हूँ, आपके इन सब चीज़ों के विधान में, गांधी जी के पैर पकड़ने में मैं हूँ। भले मैं ही न हो, तुम्हारे पूज्य पिताजी परम पंडित थे, तुम्हारे भारत विख्यात नाना जी परम पंडित थे, लेकिन जेल तो मैं ही तुम्हें ले गया, अखबार नवीसी की तरफ तो मैं ही तुम्हें ले गया, पत्रकारिता, जेल, ये सब चीज़ें इनके मतलब महज यह कि तुम्हारे शुभ में मेरा अनुराग आज भी है, और अशुभ में भगवान न करें किसी का अनुराग हो। कहते हैं दोस्त है, अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अच्छे बनने में तो मैं हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बुरे बनने में मैं कभी न रहूँ, तुम्हारे अच्छे बनने में सैकड़ों बार मैं रहूँ। एक जगह की बात है कि हरिश्चंद्र ने कहा कोई हमसे सत्य में भिड़ाए, रामचंद्र ने कहा कोई हमसे मर्यादा में भिड़ाए, गौतम बुद्ध ने कहा कोई मुझसे करुणा में भिड़ाए, लेकिन कमलापत ने पलटा लेकर कहा कोई हमसे पॉलिटिक्स में भिड़ाए। तो एक जगह पे बात हुई थी, यह जाते हैं कमलापत त्रिपाठी इनको देखते नहीं हैं, तो यह जो लिखे रहते हैं, तो कमलापत त्रिपाठी पीछे से इनकी तरफ पीट करके कहते हैं कोई हमसे पॉलिटिक्स में भिड़ा के दिखाए तो मैं उसको बताता हूँ, अर्थात पॉलिटिक्स में मुझसे जीत के दिखाए। तो कमलापत त्रिपाठी का अहंकार हो गया, तो उसकी तुलना कर रहे हैं और कहते हैं कि पॉलिटिक्स में भिड़ाए तो कमला, इस पॉलिटिक्स में तुम्हारे सत्य, मर्यादा और करुणा तो होगी ही, या मॉडर्न पॉलिटिक्स उक्त गुणों से विरहित होता है। यह बड़ी अच्छी बात है कि वर्तमान राजनीति पे इनका व्यंग है कि जहाँ पे करुणा नहीं है, जहाँ पे त्याग नहीं है, जहाँ पे मर्यादाएं नहीं हैं, गर्हित मर्यादाओं वाली पॉलिटिक्स जो आज के समय में कर रहे हैं, उस पर यह अपनी टिप्पणी रखते हैं और कहते हैं कि एक बार तुम सिंचाई मंत्री थे, लखनऊ में मैं था, बाहर दरबार लगा था और उग्र जी कह रहे थे कि काम कभी छोटे भाई कर रहे हैं बड़े, तो परमहंस मतलब इस तरीके की बातें कि कमला मेरे भाई तुमने करके दिखा दिया, लेकिन किसको दिखलाए, बेचन को, माने अपने को, परिवारियों को, रिश्तेदारों को, बनारस वालों को या प्रदेश की भूखी दुखी जनता को। काफ़ी दिनों तक तुम तो शक्तिशाली रहे, इस अरसे में जनता का हित कितना हुआ मैं नहीं जानता, मैं लखनऊ से काफ़ी दूर रहता हूँ, लेकिन उसी के उत्तर में तुम्हारा भविष्य है यह मैं जानता हूँ। अर्थात जितना एक राजनेता या नेता अपने जनता के लिए करेगा, जितना उत्तरदायी होगा, वही उसकी राजनीति का भविष्य तय करेगा। तो वही कर रहे हैं, उसके प्रति उत्तरदायी हो, मेरे प्रति न हो, परिवार वालों के प्रति न हो, घर वालों के प्रति न हो। तो इस तरीके से इतने सब चैप्टर ख़त्म होते हैं। 2 सब चैप्टर और हैं, बनारस और कलकत्ता और जीवन संक्षेप। अपने बनारस के संस्मरण में, बनारस और कलकत्ता के संस्मरण में इन्होंने 2 चीज़ें लिखी हैं। तो बनारस के संस्मरण में सुना दूं कि जिन चीज़ों को ये गलत मानते थे, गर्हित मानते थे अपने सुद्दूपुर मोहल्ले में चुनार पे, तो बनारस में वह चीज़ें खुलेआम हुआ करती थी। बनारस में उन चीज़ों का खुलेआम होना, तो यह जो हीनता बोध था इनका, वह जाता रहा है। जैसे जब मैं चुनार से बनारस पढ़ने आया, तब मन ही मन अपने सामाजिक स्टेटस पर बड़ा ही लज्जित जैसा महसूस करता था। गुणहीन, गरीब, गर्हित चरित्र, लेकिन साल 2 साल रहकर जब काशी में कलयुगी रंग देखे, तब दुखदाई होने पर भी चरित्रहीनता से मेरा बड़ा भाई मन के मुकाबले में माशा मात्र मालूम पड़ा। माफ़ी जलालपुर गांव वाले जिसे पाप मानते थे, चुरार वाले चरित्रहीनता, बनारस वालों की नज़र में वो रोज़मर्रा था। आंखें नीची कर चल रही, कहावत की बहू से सास ने कहा था, बनारस वाले आँखों से ही बलात्कार करते थे।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुछत्ती के दरवाजे से देखा था, नीचे ठठेरी बाजार में किसी परम सुंदर रमणी के पीछे पीछे कनफटे बाबा को ताक झांक में जाते और कहा, मृगनयनी की नैन सर बाबा जी को लगा लाग गयो कमंडल में चर्राने बोराग। मतलब इस तरीके से कि कितना भी अधम से अधम व्यक्ति था वह बनारस में था, उसकी पातकी थी, उसकी गलत गलत चीज़ें थी, तो उन सब चीज़ों पे यह अपनी रखते थे बात। और कई बार इन्होंने लिखा कि काशी के हवा में मंडन मिश्र का परिचय देते हैं कि मंडन मिश्र भी ऐसे रहे। काशी की बात यह करते हुए लिखते हैं कि उसकी भाषा फलतम मन से हीनता की भावना, जब इन्होंने देखा कि काशी में सभी लोग ऐसे हैं और इनसे ज़्यादा दुष्ट और इनसे ज़्यादा गलत कामों में लिप्त हैं, जिनको ये लोग गलत मानते थे उससे बहुत ज़्यादा गलत कामों में लिप्त हैं, तो लिखते हैं फलतम मन से हीनता की भावना धुल सी गई, लगा यहाँ यही कहे कि करो कुछ बताओ कुछ, या करो भी बताओ भी, डरो क्यों। आलोचक ऊपरी मात्र होते हैं चलते, नहीं तो यहाँ दूसरे की खबर लेने जितनी फुर्सत है किस भले आदमी को। सामने पड़े झट से राय दी, आगे बढ़े और भूल गए, सो छान छान किसी रंडी भड़वे की न मान। काशी की हवा में ज्ञान इस कदर की शंकराचार्य से वहाँ का चांडाल बहस कर बैठा था। मंडन मिश्र की मजदूरन दो चार सुना गई थी। तो इस तरीके की बात, छान छान किसी रंडी भड़वे की बात, मतलब इस तरीके की तुकबंदियाँ जो बनारस में प्रचलित थी, जिनको यह लिख रहे थे और कह रहे हैं, और बनारस में ऐसी आबो हवा के बीच में यह लिख पढ़ रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं कि बनारस का जो एक गर्हित चरित्र है, जो एक उजला हुआ इतिहास है, उसके बरक्स एक जो और गर्हित चरित्र है, उसको भी यह अपनी आत्मकथा का विषय बनाते हैं। और बनाना बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो ऐसा होता नहीं है, यथार्थ हमेशा कड़वा होता है, आदर्श में अच्छा होता है, और आदर्श जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जो कल्पना की चीज़ें होती हैं। खैर, तो एक जगह पे यह बताते हैं कि एक इनके मित्र हैं, मित्र क्या हैं, इनसे उम्र में दुगने और कुछ ज़्यादा ही, वह एक तवायफ पे मुग्ध हैं और उनका नाम यह नहीं लिखे हैं, खासे खाते पीते उनका नाम दिलफे क्यार है, उनका नाम नहीं लिखे हैं, उनकी मोछों पे, बालों पे, सब पे लिखे कि कितना वह समय देते थे। और तवायफ पे मतलब बड़े अरमान से जाते थे तवायफ के से मिलने, और रात 9 बजे से 12 बजे तक उसको देखते रहते थे, तो उसका संस्मरण मात्र लिखे हैं। और जब देखते हैं और पैसा नहीं खर्च करते थे, तो तवाइफ़ों की फितरत होती है पैसा खर्च करवाने की, तो बिना पैसे के तवाइफ़ें और वेश्या तो मिलती नहीं हैं, उस पर भी इन्होंने लिखा है। तो जब पैसा नहीं खर्च करते थे, तो देखते हैं कि एक दिन उसी तवायफ़ के साथ जिस पे इनके मित्र लट्टू हुए हैं, मजनू हुए हैं, उसी तवायफ़ के साथ एक मतलब एक जगह मजाक भी करते हैं कि अब पैसा नहीं खर्च करते थे और सोचते थे कि जितना मैंने पूजा पाठ किया है, जितना गुण मैंने ग्रहण किया, जितना पुण्य मैंने ग्रहण किया, उससे वह तवायफ मिल जाएगी। तो इस तरीके का पूजा पाठ का भी एक जगह उपहास है, और पूजा पाठ करने वाले पातकीय लोग जो गलत चीज़ों में सोचते हैं कि यह होना चाहिए, उसका भी उपहास है। तो बताते हैं कि उसी तवायफ को जिस पे इनके मित्र मोहित हैं, इनके मित्र का भांजा उसी तवायफ पे पैसे खर्च करके उसके कोठे पे जाता है और अपने भांजे के साथ यह जब देखे जाते हैं, मतलब अपने भांजे को उस तवायफ के साथ इनके मित्र देखते हैं, तो इनका दिल टूट जाता है। और जब इनका दिल टूट जाता है तो यह अपनी पत्नी को भी बता देते हैं कि तवायफ पे इनका दिल आया है। और जब इनका दिल टूटता है अपने भांजे के साथ तवायफ को देख करके इनके मित्र का, तो फिर यह ससुराल चले जाते हैं। तो पहले लोग ससुराल कमोबेश बहुत कम जाया करते थे, तो 8 साल बाद जाते हैं। तो उस पर भी इन्होंने लिखा है, इस पर महाशय का दिल कुछ ऐसा चकनाचूर हुआ कि तबीयत हरी रखने के लिए हजरत ससुराल चले गए। 8 बरस से नहीं गए थे जहाँ, वहाँ जाकर क्या देखते हैं। 8 साल पहले उनकी जो साली 10 साल की थी, वह अब 18 की हो गई थी। ब्याह उसका कई वर्ष पूर्व हो चुका था, लेकिन आराम से उस पर निगाह बनारसी रसज्ञ माने इनकी अब पड़ी थी। ओहो, इसका नक्शा वही है जो उस वेश्या का, दोनों ही जैसे गुलाब के फूल, इस फर्क के साथ कि इस वेश्या का रस सूख रहा था और साली सरासर रसाली थी। या भाषा देखिए इनकी कि भाषा कहीं भाव में बाधक नहीं हो रही है, और आप लोग यह पढ़ के मन में यह घृणा भी हो जाएगी, उग्र कैसा है, क्यों ऐसा लिख रहा है। अनैतिक संबंधों को एक छोटी बच्ची के लिए, 18 साल की बच्ची के लिए, साली के लिए रसाली शब्द का प्रयोग, उग्र नहीं लिख रहे दोस्तों, यह आत्मकथा लिख रहे हैं। आत्मकथा लिखने की, इस विधा को लिखने की आत्मगत ईमानदारी सबसे पहली और अनिवार्य शर्त होती है। खैर,
मेरे मित्र बातों के सौदागर होने के सबब प्रभाव समझने व सामने वाले पर गुरुवाई भार फौरन डाल देते थे। उनका साला चेले की तरह उनके प्रभाव में था, सो उन्होंने साले से कहा साफ शब्दों में कि उन्हें उसकी छोटी बहन जच गई है, सो उसे उनके कमरे में वह किसी बहाने भेजे। और समझदार पढ़े लिखे साले ने आचरण पर संदेह किए बगैर कि उनका जीजा ऐसा करेगा, छोटी बहन को बड़े बहनोई के कमरे में भेज दिया, बहनाई के कमरे में भेज दिया। और हिमाकत यह कि ससुराल से लौटकर उन्होंने अपनी पत्नी को भी बतला दिया छोटी बहन विजय की वार्ता। मतलब इनके जो मित्र हैं उन्होंने अपने साली के साथ सहवास किया और उसके बाद अपनी पत्नी को भी बताया कि मैं यह करके आया हूँ। फलतः इसके तीसरे ही दिन जेठ की दोपहरी में दुछत्ती के कमरे में झांकने पर बनारसी रसज्ञ जी ने देखा, क्या देखा? देखा उनकी पत्नी उन्हीं के तगड़े सुदर्शन कुंवारे छोटे भाई का अधरपान कर रही है, पिपासा कुल। अर्थात यह जो रसज्ञ इनके मित्र थे, यह अपनी साली से संबंध बना के आए थे, और जब यह बात अपनी पत्नी को बताते हैं और उसके पहले भी वेश्या की बात भी बताते हैं कि वेश्या इनको जच गई अपनी पत्नी से, तो देखते हैं जब वहाँ से लौट के आते हैं तो देखते हैं कि इनकी पत्नी अपने देवर से माने इनके छोटे भाई के साथ अधरपान कर रही है, ठीक चुंबन कर रही है। खैर, मुझे कहना चाहिए अब जो मज़ेदार चीज़ें जो उग्र जी इसमें पकड़ते हैं, मुझे कहना चाहिए कि वह स्पोर्ट थे, चुपचाप दबे पांव छत से बैठक में आ रहे। मुझे कहना चाहिए वह साधु थे। सारे का सारा यह किस्सा उन्होंने सरल स्वभाव छुआ छल नहीं मुझे सुना दिया था। छुआ छल नहीं मतलब वह रसज्ञ जो ऐसा पुरुष था, वह चाहता तो इस बातों को दबा लेता। इस पे अगर क्लासेस होती तो ज़्यादा मुखर होकर पढ़ाने का मौका मिलता। वह चाहता तो इन बातों को दबा सकता था, लेकिन छुआ छल नहीं, बिना छल कपट के वह निश्चल भाव से अपनी पत्नी की इन बातों को भी इनसे बता गया। वह छुआ छल नहीं मुझे सुना दिया। मुझे कहना चाहिए ऐसे अल्हड़ बिल्हड़ आदमी ऐबों के बावजूद मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। अर्थात जिनका जो यथार्थ बोध है, वो यथार्थ को स्वीकार करने का जो साहस है, ऐसे लोग उग्र जी को बहुत पसंद आते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते। फिर उग्र जी पूछते कौन है बेऐब? यहाँ इनका दार्शनिक रूप देखने को, कौन है बेऐब? बिना ऐब का और कौन है बताइए? बेऐब बस एक खुदा की जात है। खुदा जात बाभन के हाथ की लेखनी भूल ही जाती है कि मतलब खुदा को भी तो ब्राह्मणों ने बनाया है और इस तरीके के। और फिर देखते हैं कि बड़े बड़े लोग वैश्यालय चलाते थे। और उसके बाद एक जगह फिर एक कलकत्ता की बात करते हैं। 1920 की मशहूर कांग्रेस की बात हुई थी, लाला लाजपत राय में असहयोग आंदोलन की बात हुई थी। असहयोग आंदोलन के विपक्ष में मालवीय जी, मोतीलाल नेहरू और बिपिन चंद्र पाल जी बोले थे। फिर उसके गांधी जी के जो आप लोग कहते हैं गांधी जी ने कुछ नहीं किया, गांधी जी के का मूल्यांकन बस इतने से आप लगा लीजिए कि उस सभा के अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे और गांधी जी बैठे थे, और अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और गांधी जी को चंवर पंखा डुला रहे थे। तो मतलब ऐसा प्रभाव था गांधी का। खैर, कलकत्ता की बात करते हैं। फिर उसके बाद कलकत्ता से अपने उसकी बात करते हैं, और जब आते हैं फिर 1921 में जेल से आने नितांत गरीबी में फिर का इन्होंने महात्मा ईसा नाटक लिखा, भूत नामक हास्य पत्र मेरे संपादन में लिखा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जब समाज सुधारक कहानियों पर ये लिख रहे थे, काशी के कुछ गुंडानुमा पंडित सख्त नाराज हुए। वही गुंडानुमा जो लठैत थे, डकैत थे, और जो एक बार जो उनको भी मारे थे, तुलसीदास को भी, जो पंडित थे, जो कर्मकांडी थे, तो इनको मारने की धमकियां भी थी। लेकिन बीच बचाव किन्होंने किया था? बीच बचाव कर रक्षा की सी शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के पिता, वही बहती गंगा वाले जो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं, उनके पिता महावीर प्रसाद मिश्र ने, जो काशी के विख्यात डंडेबाज माने लठैत थे, और दलपति तो थे ही, माने अपने उसके मालिक भी थे, और आप स्वीकार करते हैं शिव प्रसाद मिश्र का रुद्र नाम इन्होंने ही दिया। खैर, इसी तरीके से इनका चलता है। 24 में गोरखपुर साप्ताहिक संदेश। फिर उसके बाद एक जगह पे फिर यह जेल जाते हैं। जब बम्बई जाते हैं तो बम्बई से यह पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि सीआईडी इनको पकड़ के लाती है, मालबार हिल से गिरफ्तार करती है। तब गृहस्थी बनी हुई एक वेश्या मुझ पर आसक्त थी, और एक अर्धवेश्या पारसी परम सुंदरी पर मैं स्वयं बुरी तरह मोहित था। खैर, इस तरीके की बातें, और फिर अपनी बातें, और जेल में से किस तरीके से इन्होंने बहुत सी कहानियाँ और बहुत सी कविताएं लिखी। 27-28 के दशक में खुद कहते हैं कि कोलाहल भरा था, और
इस दरमियान मेरी पुस्तक चॉकलेट, जिसकी मैं चर्चा करके वजन पर घासलेट आंदोलन मेरे विरुद्ध घनघोर चला था, मतलब चॉकलेट जब लिखे थे समलैंगिक संबंधों पे, चूंकि जो वह व्यक्ति इतना झेला था अपने जीवन में, इतना देखा था, तो उसको समलैंगिक संबंध बहुत ऐसे नहीं लगे जिस हिसाब से हम लोग देखते या सोचते हैं। तो उन्होंने चॉकलेट लिखी, फिर घासलेट आंदोलन चलाया गया, फिर और उस पर एक चॉकलेट लिखते हैं, और इस तरीके से अश्लील साहित्य का आरोप लगाया गया कि अश्लील साहित्य परोसते हैं उग्र जी। तो अश्लील साहित्य वगैरह कुछ नहीं परोसते हैं उग्र जी। और 52, 53, 54 में कलकत्ते की बात करते हैं, 53 के अंत में दिल्ली आने की बात हो, फिर कहते हैं अंत में कि सागर विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का उग्र जी के ऊपर पीएचडी करा रहा है, और उग्र जी कहते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरे साहित्य पे पीएचडी हो। तो इस तरीके से एक लब्बो लुआब हम देख पाते हैं दोस्तों कि उग्र जी की संपूर्ण आत्मकथा को पढ़ने के बाद भाषा, भाव, मुहावरे, लोकोक्ति, ना जो भी चलन के शब्द हैं, और उसके अलावा जितने भी संस्मरण आए हैं जो सोच सोच के लिख रहे थे संस्मरणात्मक ढंग से, जिनका उल्लेख किया, यह एक बेहतरीन रचना आत्मकथा के रूप में आती है। और आत्मकथा को लिखने की क्या आत्मगत ईमानदारियाँ हैं, आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, और इसके अलावा उग्र जी पे जितनी व्याख्यायित होने वाली चीज़ें थी वह हमने आपको लगभग व्याख्या में समझा दिया है। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ भी बचेगा तो बेझिझक हमें हमसे फ़ोन करके या प्रश्न करके आप पूछ सकती हैं। धन्यवाद।